वहीं हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए बीजेपी से प्रदीप सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। इसके साथ ही सीपीआई से अजय सिंह हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नक्षत्र न्यूज़ में। और आज शहर की सरकार का आज फैसला भी होगा। आज मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और शहर की सरकार भी चुन रहे हैं। प्रदीप जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा। सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया जारी है और 7 बजे से ही वोटिंग की जा रही है। इस बार अगर हम चुनाव को देखें, एक तो काफ़ी संघर्ष के बाद निकाय चुनाव हो रहा है और जो खास बात है इस बार निकाय चुनाव में देखने को मिल रही है, इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। कहीं ना कहीं विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। देखिए, जो आपने लंबे संघर्ष की बात कही, राज्य सरकार तो चाहते ही नहीं थे कि नगर निकाय के चुनाव कराए जाए, क्योंकि जो चुनाव 2023 में होना था जी, वो आज 2026 में हो रही है। तो एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी हमारे कार्यकर्ताओं को, तब जाकर, हालांकि बार बार सरकार ने गलत शपथनामा भी दिया उच्च न्यायालय में, और जब मजबूर हुई सरकार तब जाकर सहमत हुई कि चुनाव कराए जाए। लेकिन आज एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इतनी जद्दोजहद के बाद जो चुनाव हो रहे हैं, आज जब घर से मैं निकला स्टूडियो आने के लिए तो सड़कें तो वीरान थी, कहीं गाड़ियों का जाम भी नहीं लगा था और ज़्यादातर मतदाता बूथों पर दिखाई दे रहे थे। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी वहीं थे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी आज के दिन कि जो वोटर लिस्ट में इतनी अशुद्धियां हैं, कहीं का मतदाता कहीं उसके नाम दूसरे बूथ में डाल दिया गया। जो निर्वाचन आयोग दावा करता है कि किसी भी मतदाता को 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर पर बूथ नहीं जाना होगा, मैं स्वयं 3 किलोमीटर चल के गया हूँ अपने बूथ में मतदान करने के लिए। अजय जी, प्रदीप जी ने कहा कि राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि निकाय चुनाव हो। देखिए, ये लोकतंत्र में है। हमने कहा कि चुनाव की प्रक्रिया जो होती है, हमने देखा हुआ कि लगातार झारखंड में पहला चुनाव भी जो हुआ था ना, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही किया गया था, चाहे वो पंचायत चुनाव हो चाहे नगर पालिका के चुनाव हो। तो ये सवाल है कि झारखंड में प्रक्रिया जो चलती है, हम कह चुनाव हो रहा है, इसमें हमें इस पर बात करनी चाहिए कि चूंकि जो भी जद्दोजहद 3 साल बाद ही हो रहा है, लेकिन चुनाव आखिरकार हो रहा है। और जब चुनाव आखिरकार हो रहा है तो प्रदीप जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में जो आई है दूरियां जो होनी चाहिए जी, जो दूरी हमारे 1 किलोमीटर होना चाहिए। लेकिन जो त्रुटियां आती है उसका कहीं ना कहीं एक बात है, जब हम वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, झारखंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में विधानसभा में चुनाव होती है, उसके अनुसार वो राज्य सरकार को सौंपती है और राज्य सरकार को सौंपती है तो वो वार्ड वाइज उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस देरी का जिम्मेदार आखिर आप किसको समझते हैं? देखिए, मैं कह रहा ये प्रक्रिया जो होती है ना, जो डिवीजन होता है, मैंने कहा हम लोग जब मैं पिछले बार वोट देने गया था नगर निगम का चुनाव में, तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम था बजरा में, मैं हरमू में रहता हूँ, बजरा जाके मैंने वोट दिया था। लेकिन इस बार जब सुधार हुआ तो मेरा जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर में है। तो ये हमेशा ये त्रुटि आज की कोई सरकारें नहीं है, जब व्यवस्था होती है ना, जिस व्यवस्था के तहत हमें प्रक्रिया होनी चाहिए, ये राज्य निर्वाचन आपको ये प्रक्रिया हर 3-4 साल में पहले से करके रखनी चाहिए। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की जो निर्वाचन आयोग उनको ये चाहिए कि पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निगम का चुनाव हो, इसके लिए प्रक्रिया 2 साल पहले से करे, चिन्हित करे वोटों का कि किसका बगल में जो बूथ हो उसमें अधिक से अधिक वोटों का ट्रांजैक्शन हो सके। ये प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग को करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए कि जनता को ये तकलीफ नहीं हो कि अधिक से अधिक दूरी जाकर उनको वोट देने की जरूरत पड़े। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव जो प्रक्रिया चल रही है, चाहे बैलेट से हो चाहे किसी भी हो, वोटर लिस्ट में जिस हिसाब से परसेंटेज आना चाहिए, सड़कें सुनसान है, लोग लग रहा है कि जैसे शहर की सरकार चुनने के लिए बेचैन है। लेकिन जिस हिसाब से वोटर का टर्नआउट होकर वोटर बूथों पे जाना चाहिए, कई जगहों पर आपने देखा होगा बोकस वोटिंग की शिकायतें आ रही है, बोकस वोटिंग की शिकायतें। मैं जिस बूथ पर अभी गया था वोट देने, उसके आसपास में लोग झगड़ रहे थे। अरे जो पारदर्शिता है, आप वोटर लिस्ट में जिनका नाम है बोकस वोट अगर आज की तारीख में भी होता है तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इस पर इलेक्शन कमीशन को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि किस वोटर का नाम कहाँ गया, तो है, लेकिन वोटर लिस्ट में ऐसे के नाम होने का बोकस वोटिंग कैसे होता है, ये बड़ी प्रक्रिया है। जब सभी राजनीतिक दल के सभी कार्यकर्ताओं के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके जब वोटर लिस्ट में वहां पर बैठते हैं, क्या होता है, उनको उनके कैंडिडेट्स बैठते हैं, चेक करते हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं हो या इनका कोई भी गलती से आदमी 2 वोट नहीं डालते। इनके बावजूद अगर इस तरह की घटना घटती है
इस पर राज्य निर्वाचन आयोग को संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी भी वोटर को दिक्कत नहीं हो। मूलभूत सुविधाओं का भी मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी का चुनाव चल रहा जी था, प्रदीप जी, जैसा इन्होंने बताया कि बूथों वोटर में लिस्ट पानी में उन्हीं की त्रुटियां व्यवस्था सामने आती समुचित है, होनी चाहिए। वो एक बात हुई। लेकिन अगर हम नगर निकाय चुनाव की बात करें, जिस तरह से देरी हुई, आपको नहीं लगता कि शहर के विकास को पीछे ढकेल दिया गया है? जी कि जो चुनाव 2023 में होने थे 26 में हो रहे हैं। जी देवघर नगर निकाय का चुनाव 2020 में होना था, जी आज 6 साल बाद हो रहा है। तो खुद आत्ममंथन करने की आवश्यकता है सरकार को कि आखिर सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है चुनाव। जाहिर तौर पर जो भ्रष्टाचार नगर निकायों में व्याप्त है, जो असुविधाएं जनता को झेलनी पड़ रही हैं, खराब सड़कें, ड्रेनेज सिस्टम का अपर्याप्त होना, उसके अलावे जो भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं कि जिस निष्क्रियता के साथ निकाय काम कर रही हैं, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। लेकिन सरकार तो चाहती थी कि अपने अधिकारियों के माध्यम से सारे काम कराए जाएं, क्योंकि अधिकारी उनके प्रिय हैं, अधिकारी उनके इशारों पर चल सकते हैं। जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होंगे उनके इशारों पर ताता थैया नहीं करेंगे वो, इसलिए सरकार चाहती ही नहीं थी कि चुनाव हो। और मैं कुछ बात आपको बताऊं, समझते हैं या तो सिस्टम की गलती, या तो सरकार की, या तो फिर सियासत की। नहीं, सिस्टम की गलती नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको कि अगर सरकार की अकर्मण्यता हो, इच्छा नहीं हो, जी तो चुनाव वर्षों टाले जा सकते हैं। आपको याद होगा कि जब राज्य में पंचायतों के चुनाव होने थे, तब सरकार ने पूरे अपनी ओर से कोशिश की कि चुनाव ना कराना पड़े। कभी ट्रिपल टेस्ट का बहाना, कभी कुछ करके। हालांकि नगर निकाय के चुनाव में भी ट्रिपल टेस्ट को नाम के तो हम ये माने कि आप कहना चाहते हैं कि राज्य सरकार चुनाव कराने में विफल रही है? बिल्कुल। आप बताइए ना, देवघर नगर निगम का चुनाव 2020 में होना चाहिए था, 26 में हो रहा है। इसको नाकामी नहीं कहेंगे तो प्रशस्ति पत्र तो दे नहीं सकते सरकार को। और आपको एक बात बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने 14 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। जी ज्ञापन के माध्यम से हमने ध्यान आकृष्ट कराया कि मतदाता सूची में बहुत त्रुटि है, उसका यथाशीघ्र निराकरण किया जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई, ना इस पर कार्रवाई की गई। और आज मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं अपने परिवार की बात बता रहा हूँ। मेरे परिवार में कुछ 7 सदस्य हैं जो मतदान की अर्हता रखते हैं। सिर्फ 2 लोगों का नाम मिला, 5 लोग मतदान से वंचित हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? और अगर वोटिंग परसेंटेज गिरता है तो मैं समझता हूँ कि राज्य निर्वाचन कार्यालय को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि तमाम तरह के प्रशिक्षण। प्रदीप जी आपके पास आएंगे। आपने ये तस्वीरें देखी, वार्ड 26 की तस्वीर थी, काफी खूबसूरत तस्वीर थी, जहां पर युवा हो चाहे बुजुर्ग हो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, मतदान का प्रतिशत बढ़े, इसके लिए युवाओं की भागीदारी को लेकर बढ़ चढ़कर सभी राजनीतिक दल अपनी ओर से कोशिश भी करते हैं जी। लेकिन मेरी जो चिंता थी, वो मैंने पहले भी कहा कि मतदान का प्रतिशत बढ़ाना न सिर्फ आम जनों की जिम्मेदारी बनती है, बल्कि चुनाव के जो कर्ता धर्ता हैं, स्थानीय प्रशासन हो या फिर निर्वाचन आयोग हो, उनकी भी भूमिका बनती है। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि बीएलओ के माध्यम से पर्चियां घरों तक पहुंचाई जाएंगी जी। मैं समझता हूं यहाँ बैठे हुए अजय सिंह भी इस बात से सहमत होंगे कि बीएलओ के अगर भरोसे बैठे रहें तो 20% मतदान नहीं होगा। अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की सक्रिय हिस्सेदारी न हो, पर्चियां न पहुंचाई जाएं, तो मैं समझता हूं कि जो चिंताजनक जो परिणाम आएंगे, उसके लिए प्रशासन को कहीं ना कहीं चौकस होने की आवश्यकता है कि इन बीएलओ को जो चाहे मतदान में जो कर्मी लगे रहते हैं, महीनों से इनकी ट्रेनिंग चलती है, और कभी लोकसभा के लिए ट्रेनिंग, कभी विधानसभा के लिए ट्रेनिंग, अभी नगर निकायों के लिए ट्रेनिंग। आखिर इस ट्रेनिंग के बाद वो सीखते क्या है? अगर वो धरातल पर नहीं दिख रहा तो एक बार कहीं ना कहीं इसको एक बार देखने की आवश्यकता है कि इन लोगों को ट्रेनिंग देने का फलाफल क्या प्राप्त हो रहा है। बीएलओ के कंधे पर जो जिम्मेदारी दी जाती है कि आप अपने संबंधित बूथ पर रहें और वहाँ कोई आए तो उसको सही जानकारी मिले, साथ साथ घरों तक पर्चा पहुँचाया जाए। अगर उसमें विफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं समझता हूँ इस चुनाव के उपरांत जो वोटिंग परसेंटेज आएगा जी। तो बूथवार जो वोटिंग परसेंटेज होगा, जहाँ के बीएलओ अगर कहीं मान लीजिए 25-30% ही मतदान होता है तो उसको जिम्मेदार ठहराकर उस पर विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए। अजय जी, आपने सुना प्रदीप जी कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता इस बार जैसे बैलेट पेपर का यूज़ हो रहा है ईवीएम की जगह पर, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग है। ऐसे भी हमने देखा है कि शहरी क्षेत्रों में जो वोटिंग परसेंटेज होते हैं वो काफ़ी कम होता है। इस बार बैलेट पेपर की वजह से कहीं वोटिंग प्रतिशत पर ना असर पड़े? देखिए माधवी जी, मैंने प्रदीप जी ने जो बात रखी मैं उस पर बात करना। अभी अब मैंने देखा, आपने कहा बैलेट से, तो मैंने देखा सुबह सुबह उत्साह भी है लोगों के बैलेट से। कई लोगों ने बैलेट से वोट नहीं डाला, वैसे लोग हैं, एक नया एक्सपीरियंस है उनके लिए, नॉन एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस गेन के लिए भी है, निकले हैं जी। लेकिन जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, तो 2 से 3-4 मिनट एक्स्ट्रा जरूर लगता है। लेकिन हमने देखा शहर का जितना भी परसेंटेज आज तक इलेक्शंस हुए हैं, 52% से एवं कभी वोटिंग नहीं गया रांची शहर में।
हमने ये हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय रहा है। अब गंभीर चिंता का सिलसिला मैं कह रहा हूँ कि हमें चर्चा करनी चाहिए थी। उत्साह कैसे जागेगा? हम नगर निगम में जो सुविधाएं हैं, नगर निगम की क्या जिम्मेदारी बनती है? अजय जी आपके पास आएंगे, एक बार रुक करते हैं रांची का, जहां पर रांची डीसी अपने बयान दे रहे हैं। शांतियुत रूप से मतदान प्रक्रिया जारी है और हमारे सारे ऑफिसर्स, पुलिस सभी जगह पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और मतदाताओं से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग आके अपना मतदान का प्रयोग करें। सर मतदान के बाद जो है वो सुरक्षित तरीके से सर वहाँ पे आइए ना, वहीं पे बोल दीजिए, सब लोग हैं सर। तो अभी आज मतदान के बाद जो है ट्रांसपोर्ट नगर में सारे बैलेट बॉक्सेस और स्टैट्यूटरी मटेरियल जो है वहाँ वज्रगृह में ट्रांसपोर्ट नगर में जाएगी और 27 को वहाँ काउंटिंग होगी। सर क्या आग्रह होगा उन मतदाताओं से जो अभी भी अपने घर पर हैं? नहीं, उन सभी लोगों से अनुरोध है कि बाहर निकले और अपना मतदान का प्रयोग करें ताकि अच्छे कैंडिडेट का वो लोग सिलेक्ट करें। थैंक यू सर। रांची डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री, जो कि लगातार तो आपने सुना रांची डीसी को, उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से सभी मतदान की प्रक्रिया जारी है और आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। एक बार फिर रुक करते हैं डिस्कशन की ओर। अजय जी आपसे बात हो रही थी बैलेट पेपर को लेकर। नहीं, अभी डीसी साहब ने एक बड़ी बात बोली कि अच्छे कैंडिडेट्स को चुनिए। जी। तो सवाल है कि हम जब लोकल बॉडीज का चुनाव करते हैं, जो नगर शहर निकाय की चुनाव करते हैं, तो शहर निकाय चुनाव की जो परिकल्पना हम करते हैं, तो इनकी क्या आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने की, जो मेयर हो चाहे पार्षद हो, ये क्या क्या उपलब्ध करा सकते हैं, इस पर जब हम गंभीरता से बात करते हैं। जैसे मूलभूत सुविधाएं क्या है, पूरे शहर को स्वच्छ पानी आज तक हम नहीं दे पाए हैं। रांची शहर में जो नगर निगम की एक प्रमुख भूमिका होती है कि एक भी जहाँ भी आपने होल्डिंग काटा है वहाँ पर क्या पेयजल को आपने पहुँचाने का काम किया है। नाली, रोड नाली सफाई की हम बात करते हैं, लेकिन क्या हम अस्पतालों का निर्माण कर पाए हैं? जो हमारा क्या हम यहाँ पर जो ट्रैफिकिंग है हमारा, आपको देखते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, क्या हम उसको दुरुस्त कर पाए हैं? क्या एक तरफ हमने देखा है कि स्मार्ट सिटी की बात करें तो दूसरी तरफ जल जमाव और कचरा अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं वही बात कह रहा हूँ कि मूलभूत सुविधाओं की जब बात करते हैं तो नगर निगम टोटली फेल हो जाती है। आप मैं कह रहा हूँ, हम लोग जहाँ बैठे हैं ना, यहाँ से 2 किलोमीटर विद्यानगर है बगल में, आज तक 25 साल हो गया, नगर निगम का नल का जल का पानी वहाँ नहीं पहुँचा सके हम। ये सुविधा हम देते हैं यहाँ के नागरिकों को। होल्डिंग टैक्स की बात करते हैं, भाड़ा निर्धारित नहीं कर सके आज तक ऑटो का, कि बिरसा चौक से क्या बोलते रातू रोड की भाड़ा टेम्पू का क्या होगा। सिटी बस का जब हम परिचालन करते हैं तो सिटी बस किस रूट पे चलेगी, कितना भाड़ा तय करेंगे, कितनी सुविधा। हम बात तो बहुत लंबी लंबी करते हैं, लेकिन जब आधारभूत संरचना की जब बात आती है, शहर की सुविधाओं की बात आती है, तब हम कहाँ पिछड़ जाते हैं। हमारे भाई ने ठीक सवाल किया, हमारे कई चुनाव में होता है कि आपने देखा होगा कि सवाल तो हम करते हैं, लेकिन उसका निराकरण कैसे होगा, इस पर हमें चर्चा करनी। पब्लिक कब जागरूक होगी, जब उसको लगेगा कि हमारा कैंडिडेट ने कहा कि बिरसा चौक से इतना में इतना ही भाड़ा होगा, टेम्पो परिचालन की परिसीमा होगी, छात्रों को ये सुविधा मिलेगी, हमारे मोहल्ले में डीटीटी पाउडर का छिड़काव हो रहा है कि नहीं, हमारे मोहल्ले में उपचार की व्यवस्था है कि नहीं, हमारे एरिया में मच्छरों का डेंगू से निदान करने के लिए नगर निगम के पास प्लान है कि नहीं। इन सब सुविधा पर हम बातें नहीं कर रहे, हम शहर की सरकार चुनने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये मूलभूत सुविधाएं होती है, उन पर हमें चर्चा करनी चाहिए, ताकि यहाँ की आम जनता को लगे कि हमारा जो भी प्रत्याशी जीत के आएगा वो इन चीज़ों पर काम करेगा। हमें कुछ मानकों को तय करना चाहिए कि हमें रांची को कैसा शहर बनाना है। क्या हम आज तक 25 सालों में यहाँ के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कर पाए? क्या आपने कहा पूरे मोहल्ले से हमने गंदगी को साफ करने की समुचित व्यवस्था की? तो क्या हमने ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को जो होना चाहिए सुचारू रूप से, जो कैसे सड़कों पर चला, क्या हमने आज तक इस पर कोई काम किया? हमने काम क्या किया? बिल्कुल अजय जी आपके पास दोबारा आएंगे, एक बार फिर रुक करते हैं डिस्कशन की ओर। अजय जी आपसे बात हो रही थी मूलभूत सुविधाओं को लेकर, शहरवासी को जो मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, लेकिन टैक्स तो शहरवासी पूरा देते, तो कहीं ना कहीं नगर निगम सिर्फ टैक्स वसूली की मशीन बनकर रह गई है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि नगर निगम टैक्स वसूलने का केवल जरिया नहीं बने जी। आप शहर में एक अच्छा प्लेग्राउंड नहीं है नगर निगम के पास,
एक मैं जो बात कर रहा हूँ, एक अच्छा प्लेग्राउंड, एक हरमू को छोड़ दीजिए तो नगर निगम ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बच्चों के खेलने के लिए इतनी सुविधा है, मूलभूत सुविधाओं में बच्चों का जो प्लेग्राउंड होना चाहिए, तो क्या नगर निगम के पास इतनी ज़मीनें हैं, इतना प्रॉपर्टी होते हुए क्या टैक्स के माध्यम से, और जो विकास का पैमाना होना चाहिए, आपने कहा होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी आपने दिनों दिन कर दी जी, होल्डिंग टैक्स आपने मनमाने तो क्या आप टैक्स तो लेते हैं, तो उनके जो सुविधाएं देने की बात है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपने कितने कितने टैक्सों का कहाँ उपयोग करेंगे, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर बताना चाहिए कि हमारा नगर निगम का दायित्व क्या बनता है। हम कहते हैं कि आप शहर में पेयजल की जब तक समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा होल्डिंग टैक्स देने का क्या फायदा है। आप बताइए, सड़कों का हम निर्माण नहीं कर, नालियों का, सड़कों का तो निर्माण कर देते हैं लेकिन नालियों का निर्माण नहीं करते ताकि सड़कों पर लोग पानी गिराने के लिए मजबूर होते हैं। एक डंपिंग यार्ड हम नहीं बना सकते हर वार्ड में कि जहां पर लोग डंपिंग करके कचरा रख सकते हैं। हम कचरा कलेक्शन के नाम पर भी टैक्स वसूलते हैं, लेकिन क्या शहर में कचरा कलेक्शन पूरी तरह से पारदर्शिता से होता है? आप उठा के देख लीजिए। तो ये रांची नगर निगम में इतना जब होने के बावजूद शहर की सरकार का दायित्व बनता है कि शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों को खेलने का ग्राउंड, ये सब उपलब्ध कराना है। जहां पर सरकार, आप तो लोकल बड़ी सरकार है, ये विधानसभा नहीं है कि विधानसभा में आप बोलिएगा कि हमारा इतना बड़ा क्षेत्र है, एक वार्ड पार्षद का क्षेत्र है, 55 वार्ड के तहत ही आपको 53 वार्ड के अंदर में ही आपको सभी उचित सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो हमें लगता है कि नागरिक सुविधाओं की बढ़ोतरी में विशेष रूप से नगर निगम को योगदान देने की बात होनी चाहिए, भाड़ाओं में तय करना चाहिए। आप देखेंगे जी, आपको रोकना चाहूंगी प्रदीप जी, आपसे ये सवाल रहेगा, जैसा कि अजय जी ने बताया कि मूलभूत सुविधाएं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जैसा कि हमने पहले देखा था कि जैसे उन्होंने बोला कि काफ़ी खामियां निकली हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास डगमगाया है। ऐसे में जो युवा है, जो नए चेहरे अब आ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो पुराने नेता उन्हें चुनौती दे रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उसमें कुछ युवा भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं। मैं समझता हूँ कि शहर के समस्याओं को लेकर उनके मन में दर्द जो होगा जी, तो जो जीत कर आएंगे शहर की बेहतरी के लिए कुछ अच्छा करें ताकि लोगों का विश्वास कायम हो। और एक बात कहना चाहूँगा कि नगर निगम अपने आंतरिक स्रोत से कुछ छोटे मोटे काम तो वार्ड में करवा लेता है, लेकिन जो बड़ी परियोजनाएं ली जानी हैं हाथ में, जब वो बोर्ड मीटिंग में पास होता है, सरकार के पास अप्रूवल के लिए जाता है, तो सरकार फिर देखती है कि अमुक नगर निगम में मेयर कौन है, अमुक नगर निगम में हमारे पक्ष के लोग हैं या नहीं हैं। उस आधार पर अगर फैसले किए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि योजनाएं लंबित होने से न सिर्फ आम लोगों को परेशानी होती है, बल्कि जो अभी अजय जी ने कहा कि जो सुविधाएं दी जानी चाहिए जनता को, तमाम चीज़ें इन्होंने गिना दी, लेकिन उनका अभाव अगर दिख रहा है तो सरकार को इस पर सुदीप कुमार सोनू जो नगर विकास मंत्री हैं उनको देखना चाहिए कि जो भी चुन के आए लोग वो सभी अपने हैं, इस राज्य के ही हितैषी हैं। इस भाव से अगर काम करेंगे, साथ में कोऑर्डिनेशन होकर चले, तो उन चीज़ों को मैं समझता हूँ कि रातों रात कुछ बदलाव तो नहीं आ सकता है, लेकिन एक चर्चा के उपरांत एक सहमति बनाकर उन चीज़ों को दूर करने का प्रयास तो जरूर किया जा सकता है। और इस दिशा में सरकार को प्रयास भी करना चाहिए कि नगर निकाय के जो लोग चुनकर आए उनको हम बेहतर ढंग से सहयोग करें, एक माहौल दें उनको काम करने के लिए, ताकि जो वादे वो जनता से करके आते हैं फिर जनता के पास अगर वो वापस जाएं 5 सालों के बाद तो कुछ बताने की स्थिति में हो। ऐसा ना हो कि हम दोनों यहाँ बैठकर सिर्फ सरकार से अपेक्षाएं करते रहें और सरकार इसमें सहयोग ना करे, और ठीकरा उन मामूली पार्षद हैं वो वार्ड के, अगर उनको उचित तरीके से, मतलब आप कह सकते हैं कि फंड भी नहीं मिलेगा तो चाहकर भी अपने वार्ड का समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। इसलिए एक सहयोगात्मक रवैया उसकी अपेक्षा मैं करता हूँ। अजय जी, क्या आपको लगता है कि जो चुनाव हो रहा है, निकाय का चुनाव काफ़ी संघर्षों के बाद हो रहा है, वो शहरी व्यवस्थाओं में वास्तविक विकास का एक मौका है, या फिर केवल चेहरे अदला बदली की जाएंगी? देखिए, जहाँ तक मुझे लगता है प्रदीप भाई ने बहुत ही गंभीर बात बोला, मैं उस पर सहमत हूँ कि ये बात होती है कि सरकार में टकराहट होती है। वो योजनाओं को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी अगर नगर निगम की है, तो एक योजना इन्होंने लाया था, मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, कि शहर में 90 सिटी बसें लाई गई थी, जिसमें था कि कचहरी से लेके टीपू दाना तक 10 रुपया भाड़े में उस सिटी बस को नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलाना था। और आज की स्थिति क्या हो गई, वो बसें बंद हो गई और मनमाने ढंग से लोग वसूली कर रहे हैं। 5 बसें चल रही, जहाँ 5-6 बसें चल रही, जानती क्या कारण है? और उस बसों में भी जो भाड़ा निर्धारित है, टिकट नहीं दिया जाता है।
जेटीडीसी के द्वारा ही संचालित बसें हुई थी। 2015 में इसको हमारे मित्र भाई जो बता रहे हैं, इनकी सरकार ने उस समय इसको प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया। तो उस समय ये नगर सुविधा 92 बसें चल रही थी। आज की स्थिति में 5-6 बसें चल रही है, वो भी दुगने पैसे लेती है जनता से। जो यहाँ से जाना हाईकोर्ट तक जाने के लिए मात्र कचहरी से 20 रुपया फिक्स रेट, लेकिन वह 30 से 35 रुपया वसूला जा रहा है। तो ये सवाल है, हम बार बार का उठाते हैं कि ये हमारा जनता के हित में कोई भी सवाल उठाता है, हम उसको गंभीरता से जनता के बीच में ले जाने का काम करेंगे। लेकिन सरकार और नगर निगम योजना जो भी बनाए, सम्मिलित रूप से मिलकर बनाए, शहर का विकास के लिए योजना अगर बनती है तो उसमें पूरी तरह से जनता को भागीदारी होनी चाहिए और जनता की सुविधा को ध्यान में सरकार को हस्तक्षेप जनहित में करना चाहिए। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि जनता जब सरकार अपनी चुनने के लिए तैयार है तो उनको अधिकार बनता है कि उनको स्वच्छ पेयजल का पानी मिले। चाहूंगी तो आज लोकतंत्र का बड़ा दिन है और सुबह 7 बजे से ही शहर की सरकार चुनी जा रही थी। हमारे साथ बातचीत में हमारे साथ आज जुड़े थे बीजेपी के प्रदीप सिन्हा और सीपीआई के अजय सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी या तमाम बातचीत हमारे साथ करने के लिए। तो आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और शाम 5 बजे तक के ये प्रक्रिया जारी रखेगी। नक्षत्र न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि अपने घरों से निकले और मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।